यूनिट 4 चल रही है आपकी, है ना। लास्ट टॉपिक भी आज के लास्ट ही है। चुंबकन, कुछ परिभाषाएं हैं जैसे चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए बताया था ना। तो चुंबकीय प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात चुंबकन तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा? चुंबकन तीव्रता वो होती है प्रति एकांक आयतन। ठीक है, प्रति एकांक आयतन प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र को H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा लिख सकते हैं, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया है B, ठीक है, और चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात यानी कि B बाई म्यू नॉट, वो क्या कहलाएगा? या म्यू कोई भी माध्यम के लिए, तो वो हो जाएगा चुंबकन क्षेत्र उस माध्यम का। ठीक है, तो चुंबकीय पारगम्यता, जैसे ये कोई पदार्थ है, अब आपने इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया B, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र लगाया B, तो चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है? इस पदार्थ की वो गुण होता है कि वो कितनी बल रेखाओं को अपने में से पार होने देगा। वो हर पदार्थ का अपना अलग अलग होता है। जैसे किसी पदार्थ के लिए, जैसे माध्यम है वैसा निर्वात है, तो म्यू इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट होता है। और किसी माध्यम के लिए वो म्यू जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और वो क्या है उसका गुण कि वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से कितनी हद तक गुजरने देगा। थोड़े टाइम के बाद कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर के लिए ही उन बल रेखाओं को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो चुंबकीय पारगम्यता वो गुण है किसी पदार्थ का कि वो बल रेखाओं को अपने में से कितना गुजरने देगा। ठीक है, तो उसका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद है चुंबकीय, जैसे विद्युत प्रवृत्ति पढ़ी थी ऐसे ही चुंबकीय प्रवृत्ति, मिटा दूं? चुंबकीय प्रवृत्ति,
इसको भी जाई से ही प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रवृत्ति को भी आपने जाई से ही प्रदर्शित किया था। इसमें क्या होता है कि जब पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है? चुंबकन तीव्रता कहलाती है। तो वो जो चुंबकन तीव्रता है वो चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होती है। तो वहां से जब समानुपाती नियतांक घटेगा तो वो होती है चुंबकीय प्रवृत्ति। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रति एकांक आयतन प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, तो प्रति एकांक आयतन प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? चुंबकन तीव्रता। प्रति एकांक आयतन प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता m, चुंबकन तीव्रता m चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होती है। H के समानुपाती होती है, अर्थात m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू H और m इज इक्वल टू जाई H। जाई इज इक्वल टू आता है m बाई H, जो क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान किस पर निर्भर करेगा? उस पदार्थ की प्रकृति पर, क्योंकि देखिए ये H के समानुपाती है, मतलब H के व्युत्क्रमानुपाती है चुंबकीय प्रवृत्ति, और H क्या है? हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि H क्या है? H किस पर निर्भर कर रहा है? म्यू पर, चुंबकीय पारगम्यता पर, और चुंबकीय पारगम्यता हर एक पदार्थ की अलग अलग होने के कारण चुंबकन क्षेत्र अलग अलग होगा। चुंबकन क्षेत्र अलग अलग होने के कारण चुंबकीय प्रवृत्ति भी हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होगी। लिख लीजिए, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए पदार्थ जो है कई प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के हो सकते हैं उसके आधार पर कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आप जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र इनके प्रति समांतर होता है, ठीक है। और इसमें जो चुंबकत्व का जो गुण है, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्यूरी के नियम से दी जाती है। वो इज इक्वल टू होती है, प्रोपोर्शनल टू होती है 1/t के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो c/t। लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति, क्योंकि उनमें क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थों में जब उन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें चुंबकन उत्पन्न होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र को हम हटा लेते हैं उसके बाद भी कुछ टाइम तक के लिए बना रहता है, पढ़ा है आपने। तो चुंबकीय प्रवृत्ति लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए इस प्रकार से दी जाती है, ठीक है। तो इस चीज को लिखा देती हूँ। लिख लीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए
अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्यूरी बायस नियम से जाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/t और जाई इज इक्वल टू c/t। ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जहां c क्या है, क्यूरी नियतांक। यदि आपसे चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा जाता है 2 मार्क्स में, तो यहाँ पर इस लिखने के बाद कि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और पदार्थ आप 3 तरीके के पदार्थ ले सकते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। और एक लाइन और ऐड कर लीजिए इसमें, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक होता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान नेगेटिव होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जाई का मान धनात्मक होता है। चलो समझा। धनात्मक होता है। धनात्मक क्यों होता है और उसमें ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि देखो चुंबकीय प्रवृत्ति आपने क्या लिखी है, जाई इज इक्वल टू m/h। ठीक है, तो जब आप प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो चुंबकन तीव्रता जो है चुंबकन क्षेत्र के प्रति समांतर होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थों में, प्रति, इस यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थों में जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकन तीव्रता जो है चुंबकन क्षेत्र के प्रति समांतर होती है। तो यहाँ से जाई इज इक्वल टू माइनस में आएगा, प्रति समांतर है। ठीक है, और अनुचुंबकीय पदार्थों को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकन तीव्रता जो है वो समांतर होती है चुंबकन क्षेत्र के, तो वहां से जाई का मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, इसे समझ सकते हैं। ये लाइन नोट्स में तो लिखी हुई है आपकी। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है, जिससे जाई का मान कैसा होता है आपका, धनात्मक होता है। ठीक है, लास्ट रह गया है अब तीसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ, सॉरी लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थों में भी अनुचुंबकीय पदार्थों के समान जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है, परंतु इसमें चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी कुछ टाइम के लिए चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है उसके अंदर, तो इसीलिए इनको बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। इनके लिए जाई का मान होता तो धनात्मक है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति के मान से ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें धनात्मक व अत्यल्प। अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति से थोड़ा सा अधिक होता है और धनात्मक ही होता है। ठीक है, तथा इनके लिए जाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू होता है T माइनस TC और जाई इज इक्वल टू C/T माइनस TC, जहां पर TC जो है आपका वो कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर बोल सकते हैं कांतिक ताप। हाँ, कांतिक या फिर उसको क्यूरी ताप बोल सकते हैं। ये शायद क्यूरी नियम है, ये क्यूरी बायस नियम। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ही, डेफिनेशन ही पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए धनात्मक व अधिक, यहाँ पर भी धनात्मक ही होता है अनुचुंबकीय में, पर वो अत्यल्प होता है, प्रतिचुंबकीय में ऋणात्मक। ठीक है,
अब नया टॉपिक है आपका इसमें मुक्त एवं बद्ध धाराएं। मुक्त एवं बद्ध धाराएं। बता दूं ना, तो मुक्त एवं बद्ध धाराएं आपको समझ में आ रही है। धारा किससे उत्पन्न होती है? आवेशों के प्रवाह के कारण। तो मुक्त धारा मतलब मुक्त आवेशों के प्रवाह के कारण, बद्ध धारा मतलब बद्ध आवेशों के कारण कभी धारा प्रवाहित होती है क्या? होती है। मुक्त एवं बद्ध धाराएं। ठीक है, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण उत्पन्न धारा मुक्त धारा कहलाती है, या से बोलते हैं चालन धारा। ठीक है, मुक्त धारा या चालन धारा कहलाती है, जिसे आप किससे नापते हैं? जिसे अमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे मुक्त धारा या चालन धारा बोलते हैं, और उस धारा को आप किससे नापते हैं? अमीटर से नापते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपने एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बता देती हूँ, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इस तरीके से बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नाभिक कैसा होता है? धनावेशित, और ये क्या है? ऋणावेशित। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है? एक आकर्षण बल लगता है। दोनों विपरीत आवेश है ना, तो चूंकि दोनों के बीच में आकर्षण बल रहता है, इसीलिए नाभिक का जो धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन के उससे तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन का आपको पता है धनावेश इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी धनावेशित जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसके आकर्षण प्रभाव के कारण ही। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो जो नाभिक के बहुत ज्यादा पास है और एक इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा, क्योंकि कूलाम आकर्षण क्या होता है? कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अब जैसे यहाँ के लिए R क्या होगा? कम, तो बल क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ के लिए R ज्यादा होगी तो बल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? कूलाम आकर्षण बल कम होता जाएगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम, ये थोड़ा फ्री हो सकता है, और ये जो है वो बद्ध अवस्था में होगा, यानी कि बाउंड इलेक्ट्रॉन द्वारा, सॉरी नाभिक द्वारा बाउंड ज्यादा होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा फ्री होगा। जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब मुक्त अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा निकल के, तो उससे क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं? मुक्त धारा या चालन धारा, और उसको आप अमीटर से नापते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस परमाणु के अंदर ही रहेंगे इस नाभिक के आकर्षण बल के कारण। अब आपको मैंने ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उसकी गति के विपरीत दिशा में भी तो धारा उत्पन्न होती है। ये चीज कल जैसे वो और भी टॉपिक में ऐसे पढ़ाया है कि इलेक्ट्रॉन v वेग से इस दिशा में गतिमान है। ठीक है, इसका आवर्तकाल है t। तो मैंने धारा क्या बताई थी? आवेश बटे समय, तो माइनस e बाई टी, और t क्या होता है? 2πr/v। तो धारा क्या है? उस कण के, उस इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा के विपरीत होती है। इस दिशा में यदि इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो इसकी कक्षीय गति के कारण इसके विपरीत दिशा में इस तरीके से धारा उत्पन्न होती है। तो एक धारा तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के परमाणु से बाहर निकल जाने के कारण उत्पन्न होती है, जिसको अमीटर द्वारा नापा जाता है। दूसरी धारा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं बद्ध धारा। ठीक है,
तो डेफिनेशन में तो बस इतना ही लिखना है, तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न धारा बद्ध धारा कहलाती है। बद्ध धारा कहलाती है। ठीक है, तो एक तो हो गई बद्ध धारा और एक हो गई मुक्त धारा। ठीक है, तो एम्पियर का नियम कौन सी वाली धाराओं के लिए था, जिनको आप अमीटर से नापते हैं। एम्पियर का नियम क्या था, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे। एम्पियर के नियम का अवकलन रूप और समाकलन रूप लिखवाए थे ना। वैसे तो होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, एम्पियर का नियम। ठीक है, इसको अवकलन रूप में लिखा था तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे आया था कि नहीं। आई को मैंने जे डॉट डी ए लिखा था, इसको कल के स्टॉक प्रमेय से लाइन इंटीग्रल से मैंने चेंज किया था सरफेस इंटीग्रल में। तो इस तरीके से जब इसका अवकलन रूप आया था वो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे, जहां पर जे क्या होता है आपका धारा घनत्व तो होता है। तो एम्पियर का जो नियम दिया गया था वो किसके लिए था, मुक्त धाराओं के लिए, जिनको आप अमीटर से नापते हैं। ठीक है, तो मुक्त धाराओं के लिए मुक्त धारा यदि आई है के लिए एम्पियर के नियम से अलग अलग से लिख लेंगे, फिर बद्ध धारा के लिए भी लिख लेंगे। मुक्त धारा के लिए एम्पियर के नियम से डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो, इसको बी नॉट लिख लीजिए, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ठीक है, जे एफ क्या है, जहां पर मुक्त धारा घनत्व प्रति एकांक आयतन प्रवाहित धारा, तो उसको धारा घनत्व बोल सकते हैं ना। प्रति एकांक आयतन मुक्त धाराओं के कारण जो धारा घनत्व है उसको लिख लिया मैंने जे एफ। ठीक है, फ्री मतलब एफ मतलब मुक्त मतलब फ्री अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में। उसके बाद फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। माना बद्ध धारा घनत्व हमने मान लिया है जे एम। माना बद्ध धारा घनत्व जे एम है, जो कि चुंबकन तीव्रता के कर्ल के इक्वल होता है। ठीक है, तो चुंबकन तीव्रता अभी अभी आपको बताइए क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन। तो जे एम क्या है आपका, चुंबकन तीव्रता एम के कर्ल के बराबर होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट विद एम। ठीक है, मुक्त धारा बद्ध धारा घनत्व को आपने जे एम से प्रदर्शित कर दिया, मुक्त धारा घनत्व को जे एफ से। अब जो कि जे एम जो है वो चुंबकन तीव्रता एम के कर्ल के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, डेल क्रॉस बी एम इज इक्वल टू म्यू जीरो जे एम। एम्पियर नियम से ऐसा होगा बद्ध धाराओं के लिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी एम इज इक्वल टू म्यू जीरो जे एम की जगह पर क्या लिख देंगे अभी, डेल क्रॉस एम फर्स्ट और ये सेकंड।
अब ऐसा मान के चल रहे हैं कि पदार्थ में मुक्त एवं बद्ध दोनों धाराएं उपस्थित है। ठीक है, माना पदार्थ में मुक्त एवं बद्ध धाराएं उपस्थित है। तो मुक्त एवं बद्ध धाराएं दोनों ही उपस्थित हैं, तो दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, इसको बी एफ लिख लीजिए। ठीक है, ऐड करने का मतलब डेल क्रॉस बी, बी एफ प्लस बी एम हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू जीरो, दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 का। म्यू जीरो कितना आएगा, जे एफ प्लस डेल क्रॉस एम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों समीकरणों को जोड़ा है यदि मुक्त एवं बद्ध दोनों धाराएं उस पदार्थ में उपस्थित है। ठीक है, तो डेल क्रॉस बी एफ प्लस बी एम, दोनों को बी लिख लिया है, म्यू जीरो जे एफ प्लस डेल क्रॉस एम। अब उसके बाद देखो, इसमें मैं म्यू नॉट को नीचे ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू जे एफ प्लस डेल क्रॉस एम, यही आएगा। अब आपको अभी अभी बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय पारगम्यता के साथ अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। उसको आप किससे प्रदर्शित करेंगे, एच से। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस डेल क्रॉस एम। अभी अभी लिखवाइए चुंबकन क्षेत्र की डेफिनेशन, बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एच के। डेल क्रॉस एच और इधर भी डेल क्रॉस है, इसको उधर ले आएंगे, एच माइनस एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जे एफ। रिजॉइन नहीं किया अभी, कर दो रिजॉइन, रिजॉइन कर लो।